नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, करंट अफेयर में जनवरी महीने की क्लास हमारी चल रही हैं। 3 क्लासें हम कर चुके हैं और आज उसकी चौथी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी हमारे साथी इस क्लास को ध्यान से देखना। पहले की तरह यहाँ भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले फिर हमारे वो साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको तभी मिल पाएंगी। तो चलिए साथियों, जनवरी महीने की चौथी क्लास का पहला सवाल हमारा है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस हम कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना साथियों, ये मनाते हैं हम लोग कब? 15 जनवरी को, यानी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना आप लोग। बात करें कब, तो 15 जनवरी हो गया आपका। 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करने की स्मृति में ये मनाया जाता है। और वर्ष 2026 में सेना दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर। और जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और इस अवसर पर आसमान में 1000 ड्रोन्स के जरिए वीर गाथाओं का प्रदर्शन किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। और 8 से 11 जनवरी 2026 तक जयपुर में सेना की तकनीकी क्षमता और शौर्य को दर्शाने के लिए नाउ योर आर्मी 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आने वाली परीक्षाओं में सवाल तुमसे पूछ लेगा कि नाउ योर आर्मी 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना आप लोग, राजस्थान, जयपुर में। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत ने हाल ही में पहली बार किस त्रिपक्षीय समूह की कूटनीति बैठक में हिस्सा लिया है? तो वो कौन सी है? तो वो है बीमर ट्रायंगल। कौन सी? बीमर ट्रायंगल। तो इसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बात करें इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। बीमर ट्रायंगल मूल रूप से 3 यूरोपीय देश, कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। और साथियों, इन तीनों देशों के नाम भी आप याद रखना, क्योंकि भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है तो इनका नाम पूछ सकता है आप लोगों से। तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड एक क्षेत्रीय राजनीतिक गठबंधन है। मुख्य चर्चा की बात करें तो भारत यूरोपीय संघ संबंधों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही। तो याद रखना, भारत ने पहली बार बीमर ट्रायंगल प्लस कूटनीति पहल में अपनी भागीदारी दर्ज की है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। भारत और जर्मनी के मध्य हुए हालिया समझौतों के अंतर्गत जर्मनी ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो देखिए भाई, तो जर्मनी ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, कौन सी? हरित ऊर्जा परियोजना के लिए कितनी राशि देने की बात कही है? तो वो राशि है 1.24 अरब यूरो। तो इतनी राशि उपलब्ध कराएगा भारत को वो। तो यह वित्तीय सहायता ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के ढांचे के तहत प्रदान की जाएगी। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को गहरा करते हुए 19 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं और 8 प्रमुख घोषणाएं भी की हैं। और एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जर्मनी के हवाई अड्डों पर भारतीय यात्राओं के लिए ट्रांजिट वीजा का आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि ट्रांजिट वीजा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। कहां पर? जर्मनी के हवाई अड्डों पर। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप लोगों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वर्ष 2026 का इसरो का वह पहला मिशन कौन सा था जो 16 उपग्रह को ले जाने के बावजूद असफल रहा? तो देखिए भाई, 2026 का इसरो का वह पहला मिशन कौन सा था जो 16 उपग्रह को ले जाने के बावजूद भी क्या रहा? असफल रहा। तो वो है PSLV C-62। कौन सा साथियों? PSLV C-62। तो इसरो का मिशन याद रखना PSLV 62 जो असफल रहा है आपका। ये क्या रहा? जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका। और यह मिशन 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो ये भी आपसे पूछ लेगा। और ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, खोए गए उपग्रहों में DRDO का मुख्य सैटेलाइट SN1 यानी कि अन्वेषणा भी शामिल है। राहत की एक खबर यह रही कि स्पेनिश कंपनी का KID कैप्सूल अलग होने में सफल रहा और उसने अंतरिक्ष से कुछ डेटा भेजा है। तो ये थोड़ी सी राहत की बात थी। KID कैप्सूल कहाँ का है? ये स्पेनिश कंपनी का, ये भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
त्वरित डाक वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय डाक ने हाल ही में किन 2 नई सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो भारतीय डाक ने किन 2 नई सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो वो कौन सी है? स्पीड पोस्ट 24 और 48। तो याद रखना, स्पीड पोस्ट 24, 48। तो सेवाएं रहेंगी स्पीड पोस्ट 24 और 48। नमक सेवाएं शुरू की गई हैं। इन सेवाओं का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री किन्होंने किया अभी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत गंतव्य के आधार पर 24 घंटे और 48 घंटे की निश्चित समय सीमा में डाक वितरण सुनिश्चित किए जाएंगे। इस घोषणा का आयोजन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किया गया है। कहां पर? पिछोर में। एक कार्यक्रम के दौरान ये किया गया है। तो याद रखना साथियों, 24 घंटे और 48 घंटे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं को किस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया खुद ही? तो वो किसको? वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला। याद रखना आप लोग। तो ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, किनको भैया? इनका नाम याद रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में रहेंगे। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि यह दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य नहीं है। चलिए, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने स्पष्ट किया कि देश की सरकार वेनेजुएला में ही स्थित है और कार्य कर रही है। और वेनेजुएला के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालता है। तो ट्रंप अमेरिका के 45वें और कौन से 47वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपना दूसरा कार्यकाल संभाला है। तो इससे पहले ही राष्ट्रपति बन चुके हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी 2025 को। इस घटना ने अमेरिकी वेनेजुएला संबंधों और राजनीतिक में नई बहस छेड़ दी है। कौन सी घटना ने? कि ट्रंप जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन चुके हैं कार्यवाहक। तो याद रखना, वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति करने का दावा किया है ट्रंप साहब ने। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले राष्ट्रों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो वो कौन कर सकता है भाई? अमेरिका। वो करना किसने किया है? यूएसए, मतलब कि अमेरिका। तो देश कौन सा है? अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल, कौन सा है? ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि यह टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में कौन कौन? भारत, चीन, तुर्की और यूएई शामिल हैं, जिन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ सकता है। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी और दवाइयां निर्यात करता है, जबकि वहां से मेवे और क्या लेता है? रसायनों का आयात करता है। तो भारत ईरान को क्या देता है? चावल, चाय, चीनी और दवाइयां, और बदले में ईरान से क्या मिलता है हमको? मेवे और रसायन। तो इन चीजों पर फर्क पड़ेगा टैरिफ लगने पर। कहां? ईरान में। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु किस मिशन की शुरुआत की है? तो निःशुल्क छात्रों को क्या भाई कोचिंग प्रदान की जाएगी पंजाब सरकार के द्वारा। तो वो क्या है? मिशन प्रगति। तो मिशन कौन सा है? मिशन प्रगति। ध्यान रखना, पंजाब सरकार ने मिशन प्रगति लॉन्च किया है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों की मदद करना है, जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, यानी जो बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं जा सकते, तो वो उनके लिए योजना चलाई गई है। योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क अकादमिक और फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें पुलिस, सशस्त्र बलों और एसएसबी जैसी भर्तियों पर ध्यान दिया जाएगा। और पहले बैच में लगभग 40 छात्रों का चयन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो देखिए, वर्ष 2026 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये किया जाएगा आपका 1 से लेकर 31 जनवरी तक। साथियों, कब तक? 1 से लेकर 31 जनवरी तक। और यह अभियान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। इस माह का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मृत्यु में कमी लाना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने नागरिक एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए पुणे में कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? ऑपरेशन सहयोग, साझा शक्ति, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? साझा शक्ति शुरू किया है। तो अभ्यास का नाम क्या रहेगा? साझा शक्ति। यह अभ्यास
8 से 9 जनवरी 2026 को खड़की सैन्य स्टेशन पुणे में संपन्न हुआ। इससे भविष्य में किसी भी आपदा या सुरक्षा खतरे के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। तो इसलिए यह अभ्यास कराया गया कहाँ पर? पुणे में। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है बच्चों लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। याद रखना आप लोग, राज्य क्या रहेगा आपका? लखनऊ। यह कार्यक्रम 12 से 13 जनवरी 2026 को इंडिया एआई मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत हुआ है। सम्मेलन से पहले एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड विषय पर एक वर्किंग ग्रुप की बैठक हाइब्रिड मोड पर आयोजित की जाएगी। तो बस यही याद रखना आप लोग, पर हुआ है लखनऊ में। प्रसिद्ध पर्व लोहड़ी किस त्योहार से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है? तो लोहड़ी का जो त्योहार है आपका, वो किस त्योहार से एक दिन पहले इसको मनाते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा साथियों, ये मनाते हैं मकर संक्रांति, यानी मकर संक्रांति से एक दिन पहले ये मनाया जाता है। तो लोहड़ी का पर्व प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है। और यह त्योहार सर्दियों की समाप्ति और सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी का प्रतीक है। जिससे दिन बड़े होने लगते हैं, यानी इस दिन के बाद में दिन आपके बड़े होने लगते हैं। चलिए, लोहड़ी मुख्य रूप से रबी फसलों जैसे कि गेहूं गन्ना की कटाई और समृद्धि का उत्सव है, जिसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाते हैं। और परंपरा के अनुसार लोग अलाव जलाकर उसमें तिल गुड़ मूंगफली मक्का अर्पित करते हैं। और यह पर्व पंजाब के लोकनायक दुल्ला भुट्टी की किंवदंतियों और लोक कथाओं में से भी गहरा संबंध है, मतलब उससे। तो याद रखना आप लोग, लोहड़ी का पर्व किससे? मकर संक्रांति से एक दिन पहले हम मनाते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो उनका नाम न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। तो याद रखना आप लोग, मेघालय की फर्स्ट वुमेन न्यायाधीश हैं रेवती मोहिते डेरे। नाम इनका हमने पढ़ लिया है, देखना। तो उन्होंने 10 जनवरी 2026 को शिलांग स्थित लोक भवन में अपने पद की शपथ ली है। और उन्हें शपथ मेघालय के राज्यपाल, क्या नाम इनका? विजय शंकर जी ने दिलाई है। इससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी हैं। और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अलग होकर की गई थी। तो ये भी याद रखना आप लोग कि मेघालय न्यायालय कब बना है आपका? 2013 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अलग होकर। चलिए आगे देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के यानी कि 16 वर्ष के अभिनेता कौन बने हैं? तो वो है कौन बने हैं? ओवेन कपूर। कौन बने हैं? ओवेन कपूर। तो अभिनेता ओवेन कपूर बने हैं। यह पुरस्कार उन्हें वेब सीरीज एडोलसेंस में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए दिया गया है। उन्होंने क्रिस कोल्फर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में ये पुरस्कार जीता था। तो इन्होंने 16 में। और गोल्डन ग्लोब 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? हेमनेट को मिला है। ये भी याद रखना आप लोग। तो इनका नाम तो तुम्हें याद रखना ही है, ओवेन कपूर, और इनका नाम, फिल्म का नाम भी याद रखना है, हेमनेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो स्टार्टअप मतलब एक योजना चलाई थी मोदी जी ने, तो उसी को प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं साथियों? 16 जनवरी को। और इस दिवस की आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब की थी? वर्ष 2022 में की थी। तो 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया के 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न बड़े पैमाने पर बनाया गया है। तो ये भी याद रखना आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इस कार्यक्रम में भाग लिया और स्टार्टअप संस्थाओं से संवाद भी किया है। और स्टार्टअप इंडिया पहल का शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को। तो 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में बहुत बड़ा जश्न वगैरह मनाया गया है इसको लेकर के बड़े पैमाने पर। तो कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं स्टार्टअप इंडिया दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 प्रमुख एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने संबंध तत्काल प्रभाव से तोड़ने का निर्णय लिया है? तो देखिए, इससे पहले हमने देखा होगा पहली वीडियो में, तो ये काम किसने किया था? अमेरिका ने। अब अमेरिका के बाद में 7 प्रमुख एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने संबंध तत्काल प्रभाव से तोड़ने का निर्णय लिया है इजराइल ने।
कौन सा देश? इजराइल। तो इजराइल ने भी ये काम किया है। तो यह कदम दोनों पक्षों के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव और संघर्षों के बीच उठाया गया है। जिन प्रमुख एजेंसियों के संबंध में तोड़े गए हैं उनमें यूएन वुमेन, अनटेड और आपका यूएन एनर्जी शामिल है। इसके अलावा यूएन अलायंस और सिविलाइजेशंस और ग्लोबल फॉर्म ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट से भी इजराइल ने दूरी बना ली है। चलिए आगे चलते हैं। भारत 15-16 जनवरी 2026 को राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? तो भारत किसकी करेगा? ये 28वां होगा। कौन से नंबर का होगा? 28वां। तो साथियों ध्यान रखना, भारत ने 15-16 जनवरी में 28वें CSPOC सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पे की है? नई दिल्ली में की है। तो स्थान भी पूछ लेगा, ये कहाँ पर हुआ सम्मेलन? नई दिल्ली में। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का आयोजन संसद भवन के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में किया गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने की है। चलो, इसके अलावा इस आयोजन में 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय एयर पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, पासपोर्ट में थोड़ी रैंक हमारी अच्छी हो गई है। इससे पहले हम 85वें नंबर पे थे और अब आ गए हम इसमें 80वें नंबर पे। तो ध्यान रखना साथियों, भारत का जो स्थान है वो 80वां स्थान है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 55 देशों में बिना वीजा यानी कि वीजा ऑन अजराइल की सुविधा के साथ में यात्रा कर सकते हैं। वर्ष 2025 में स्थान था 85वां। तो 5 स्थानों का सुधार हमारे रैंक में हुआ है। 85 से 80 पे पहुंच गए हम लोग। सूची में पहला स्थान सिंगापुर का है जो बढ़िया पासपोर्ट है और जो अपने नागरिकों को 192 देशों में वीजा मुफ्त प्रवेश की अनुमति देता है। और सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की वह पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जिसे पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जो पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो वो कौन सी है? उसका नाम है बामन बास कांकर। क्या नाम है? बामन बास कांकर। तो पंचायत का नाम आपका ये हो गया। इस पंचायत के सभी 7 गांवों में अब खेती और पशुपालन पूरी तरह से रसायन मुक्त तरीके से किए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। और यह परिवर्तन स्थानीय समुदाय और विशेषकर महिला किसानों के नेतृत्व में संभव हुआ है। यानी कि जो महिला किसान वहां पर राजस्थान में हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तब ये पॉसिबल हुआ है। चलो आगे देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्ष 2026 के लिए किस समूह की भारतीय अध्यक्षता के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है? तो किसका किया भाई? तो वो क्या है? ब्रिक्स का। किसका? वो समूह है आपका ब्रिक्स। तो भारत 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक पूरे वर्ष के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष रहेगा। यानी कि ब्रिक्स का अध्यक्ष रहने वाला है। और वर्ष 2026 की थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लोगों में भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल और नमस्ते की मुद्रा को दर्शाया गया है जो भारतीय संस्कृति और स्वागत की भावना का प्रतीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स से, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सबका ये समूह है। चलो आगे देखते हैं। भारत में रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 19 जनवरी 2026 को। कब किया जाएगा? 19 जनवरी 2026 को। कहाँ पे किया जाएगा? ये भी याद रखना, नई दिल्ली में। और इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन नामक थिंक टैंक द्वारा तैयार किया जाएगा। लॉन्च कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भी अतिथि के रूप में थे। यह इंडेक्स दुनिया के 154 देशों का मूल्यांकन एक जिम्मेदार राष्ट्र के मानकों को करेगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बनने जा रहा है उड़ीसा। राज्य उड़ीसा। राज्य उड़ीसा राज्य सरकार की योजना इसे मार्च 2026 तक पूरी से लागू कर देगी। इस पहल में एम्स, ICMR और NIC जैसी संस्थाएं तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगी।
छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने के मामले में देश का कौन सा राज्य लगभग 89% कवरेज के साथ सबसे आगे? तो अपार आईडी बनाने में, तो अपार आईडी जानते हो, अब तो ट्रिपल सी, ओ लेवल, है ना, ये सबके जब फॉर्म भरते हैं हम लोग तो इन सब में अपार आईडी मांगी जाती है। तो उससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी ना हो। तो ये है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। चलो, 7 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 88% कवरेज हासिल किया है। राज्य के 57,000 से अधिक स्कूलों के लगभग 50.60 लाख छात्रों की डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है छत्तीसगढ़ के अंदर। और अपार का पूरा नाम, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो आने वाली जो परीक्षाएं आपकी हैं, कांस्टेबल, एसआई या फिर लेखपाल या कोई दूसरा एग्जाम, वहाँ ये पूछ लेगा। अपार की बता फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत लाया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ही एक हिस्सा है। और इसमें होता क्या है, छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटली सुरक्षित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लोकपाल दिवस कब मनाते हैं? तो 16 जनवरी को मनाते हैं साथियों, ध्यान रखना आप लोग। तो भारत में लोकपाल दिवस प्रत्येक 16 जनवरी को मनाया जाता है। 16 जनवरी 2014 को ही लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ है? तो 2013 में। इसकी थीम क्या रहेगी? भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित है। लोकपाल शब्द का अर्थ होता है जनता का रक्षक, ये भी याद रखना, जिसे 1963 में प्रसिद्ध विवेकता LM सिंघवी ने गढ़ा था। और विश्व में बात करें, विश्व में लोकपाल संस्था की शुरुआत सबसे पहले 1809 में स्वीडन में हुई। कहां पर होती? स्वीडन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक बनाया है? तो किसको बनाया भैया? ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो पुलिस देखेगी दुश्मन को यानी कि शत्रु को। तो नाम याद रखना, शत्रुजीत सिंह कपूर। तो इनको बनाया है, नाम रहेगा इनका शत्रुजीत सिंह कपूर। तो कपूर हरियाणा कैडर के 1990 बैच के वरिष्ठ IAS या IPS अधिकारी हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर इस पद पर अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 अक्टूबर 2026 तक बने रहेंगे। और जो ITBP होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? भारत चीन सीमा पर यानी कि LAC। एक होता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, एक होता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए, भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को किस तकनीक सुरक्षा गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो किसमें दिया है? तो वो दिया है आपका ब्लू डॉट नेटवर्क, चिप, खनिज। इसका आंसर हो जाएगा पैक्स सिलिका। क्या हो जाएगा? तो सर्जियो गोर ने भारत को पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो ध्यान रखना आप लोग। चलिए, पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया है। अब इसमें है क्या? इसका उद्देश्य सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। इस गठबंधन में पहले से अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। अब भारत को भी आमंत्रित किया है कि आप भी इसमें जुड़ जाइए। किसने? सर्जियो गोर ने। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों आपका, कहां पर किया जाएगा? तमिलनाडु में। कहां पर किया जाएगा साथियों? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा आप लोग। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ से प्रारंभिक निवेश की योजना है। पार्क में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुरक्षा डेटा फ्रेमवर्क और AI रिसर्च लैब जैसी सुविधाएं होंगी। DRDO ने हाल ही में तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो साथियों कहाँ पर किया है? ये किया है आपका KK रेंज अहिल्यानगर, चांदीपुर, पोखरण या फिर श्रीगढ़ आंध्र प्रदेश। तो ये किया है KK रेंज अहिल्यानगर में किया है। ठीक है, तो DRDO ने 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के कहाँ पर? KK रेंज अहिल्यानगर में इसका सफल परीक्षण किया है। यह एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। किस पर? दागो और भूल जाओ,
फायर एंड फॉरगेट। इसकी सबसे बड़ी खूबी है टॉप अटैक क्षमता है, जिसे यह दुश्मन के टैंकों को सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से को भेज सकती है। और इस सफलता को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा आपका, याद रखिएगा आप लोग इसके सारे पॉइंट भी ना। तो कहां पर हुआ ये? महाराष्ट्र के के रेंज अहिल्यानगर में। नीति आयोग ने आधिकारिक रूप से किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है? तो देखिए, भारत की अदरक राजधानी तो किसे घोषित किया है? मिजोरम को। याद रखना आप लोग क्वेश्चन, मिजोरम। तो मिजोरम को क्या है? नीति आयोग ने पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है। यह घोषणा राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले अदरक के भारी उत्पादन को देखते हुए की गई है। मुख्यमंत्री वहां के कौन है? लाल दोहुमा। ठीक है। तो किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 137.72 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। तो याद रखना, भारत की अदरक राजधानी किसको बनाया गया है? मिजोरम को। 90वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये साथियों कहां पे किया गया है? कोच्चि में। मसाला नगर किसको बोलेंगे? कोच्चि। और कोच्चि कहां पड़ता है? केरल में। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 23 से 26 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। सम्मेलन की थीम रहेगी स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी रखी गई है। इसका आयोजन की बात करें तो अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन G20 के पूर्व शेरपा और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत करेंगे। तो साथियों, ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। ऐसी वीडियो हमारी लगातार आती रहेंगी। तो हमारे सभी साथी वीडियो को लाइक करना अच्छे लगे तो, और अपने ग्रुप में शेयर करना। उसके अलावा इसकी PDF कहाँ से मिलेगी आपको? तो वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे एप्लीकेशन ग्रोथ स्टडी पॉइंट। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा कोई क्वेरी आपकी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और सुधार करेंगे उसमें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, क्लास नंबर 5 के साथ। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है, उन्हें भी आप देख लीजिए। करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में।